दोपहर हो गई थी। चारों ओर धीरे धीरे सन्नाटा हो रहा था, लेकिन सावित्री जी के घर में तांडव मचा हुआ था। असल में सावित्री जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी, जिनमें उनकी बेटी रश्मि भी आई थी। मोहल्ले की औरतें भी थी। अच्छा खासा लोगों का जमावड़ा बना हुआ था। पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी। सावित्री जी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी ताकि औरतों के साथ जाकर बैठ सकें। साड़ी पहनने के बाद जैसे ही उन्होंने अलमारी खोलकर अपने गहनों का डब्बा निकाला और उसमें से अपना मंगलसूत्र निकाल पहनने लगी कि तभी उनकी बेटी रश्मि आ गई। माँ के हाथ में गहनों का डब्बा देख, उसमें रखा हुआ हार देख, उसके चेहरे पर जैसे चमक आ गई। हार उठाते हुए खुशी में बोली, वाह माँ, ये हार तो कितना सुंदर है, इसकी डिजाइन कितनी अच्छी है। माँ, ये हार तो मैं ही ले जाऊंगी, बता रही हूँ आपको पहले से ही। अपनी बहू को देने के बारे में सोचना भी मत। बेटी की बात सुन सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ले जाना, मैंने कहा तुमको रोका है, लेकिन बहू कुछ कहेगी तो। माँ की बात सुन रश्मि तुरंत ही बोल पड़ी, बहू क्यों कुछ कहेगी माँ? भाभी को क्या मतलब इन गहनों से? ये गहने तो आपके हैं ना, और माँ के गहनों पर बेटी का ही हक होता है, और मैं आपकी बेटी हूँ वो नहीं। और वैसे भी ये सब गहने तो आपने मेरे लिए ही तो बचा के रखा था ना, मेरी शादी के लिए, फिर इसमें बहू का हक कैसे हो गया? तब तक वहां पर सावित्री जी की बहू सुमन भी आ गई। उसने रश्मि की सारी बातें सुन ली थी। रश्मि की बात सुनते ही उसका मूड खराब हो गया था। गुस्से में बोली, दीदी, बाहर सारी औरतें आई हैं मोहल्ले की, और घर का कोई भी वहां पर नहीं है। आपको तो कोई काम धंधा नहीं है, कम से कम औरतों के साथ बैठकर दो बातें तो कर लेते ना। उल्टा यहाँ आकर आप काम के समय में गहनों की पंचायत कर रही हैं। और वैसे भी कौन सी गहनों की बातें कर रही हैं आप? ये गहने? कहते हुए सुमन रश्मि के हाथ से हार लेते हुए बोली, ये गहने यहाँ की संपत्ति है, मेरे ससुराल की संपत्ति है। ये पुश्तैनी गहने हैं, और पुश्तैनी गहनों पर घर की बहू का हक होता है। जिस घर में मैं दिन रात खट रही हूँ, जिस घर की हर एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जिस घर को लेकर मुझे चलना है, जिस घर के रीति रिवाज को, उसके संस्कार को, उसकी विरासत को लेकर आगे चलना है, उस घर के गहने आपके कैसे हो सकते हैं? भाभी की बात सुन रश्मि भी गुस्से में बोली, भाभी जरा सोच समझ कर बोलिए। माँ की चीजों पर बेटी का ही हक होता है, बहू का नहीं। बहू हो, बहू की तरह रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। देखा माँ, भाभी कैसे खुद को इस घर की रानी समझ बैठी है। अरे खुद तो मायके से कुछ मिला नहीं, दो ढंग की चूड़ियां भी नहीं दी इन लोगों ने आपको, और आप मेरी माँ के गहनों को देखकर आपके मन में लालच आ रहा है। जाकर अपनी माँ के गहने ले आओ, मेरी माँ के गहनों के पीछे क्यों पड़ी हो? रश्मि की बात सुन सुमन ने सावित्री जी की ओर देखा और बोली, माँ जी देख लीजिए दीदी कैसी बातें कर रही हैं। तो सावित्री जी तुरंत ही बेटी का पक्ष लेते हुए बोली, कैसी बातें कर रही है? सही तो कह रही है रश्मि। बहू, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाया, वरना तुम्हारे माँ बाप की औकात तो हमारे बराबर की थी ही नहीं। वो तो तेरे ससुर जी की जिद के चलते तुम्हारी शादी मैंने अपने बेटे से कर ली थी। सास की बात सुन सुमन की आंखें भर आई। माँ बाप की गाली सुनते ही उसके तन बदन में आग लग गई। सावित्री जी को कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटी के बहकावे में आकर सावित्री जी इतना बोल रही थी कि आखिरकार सुमन को रहा नहीं गया। बोल पड़ी वो, बस माँ जी आप मेरे तक ही सीमित रहिए, मेरे माँ बाप की औकात पर मत जाइए। मैं दिन रात इस घर में नौकरों की तरह काम करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, पूरे परिवार की देखभाल करती हूँ, फिर भी बात बात पर मेरे माँ बाप की औकात देखी जाती है, मुझे पराया कहा जाता है। और ये जो आपकी बेटी है, महीने में एक दिन आकर रानी बनकर बैठी रहती है और हर एक चीज पर हक जताती रहती है। ये अपनी है? सुमन की बात सुन रश्मि तिलमिलाकर बोली, अरे माँ हिम्मत तो देखो भाभी की। माँ इसे आज ही घर से निकाल दो, गहनों की हवस तो देखो इनकी। अब सुमन को गुस्सा चढ़ चुका था। गुस्से में चीखते हुए बोली, नहीं दीदी, गहनों का लालच मुझे नहीं, गहनों का लालच आपको है। सुमन की आवाज सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें अंदर कमरे में आ गईं। सारी औरतों को देख सावित्री जी गुस्से में बोली, बहू अब तुम ज्यादा बोल रही हो।
पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ, चुपचाप चली जाओ। हाँ भाभी, अब आप ज्यादा तमाशा कर रही हैं। ये गहने मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रखे थे, इसलिए इस पर मेरा ही हक है। और ये बात मोहल्ले की औरतें भी जानती हैं कि पापा के जाने के बाद ये गहने ही थे जिनके बदौलत मेरी शादी होनी थी, लेकिन इसे बेचने की नौबत नहीं आई, इसलिए मैं अपने गहने लेके जा रही हूँ। रश्मि की बात सुन सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, बेचने की नौबत इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि आपकी शादी के सारे खर्चे मेरे पति ने लोन लेकर उठाए थे। सुमन की बात सुन रश्मि ने कहा, भाभी, मेरा भाई है वो, आपका पति है तो मेरा भाई भी है, फर्ज था उसका, उसने किया। रश्मि की ढीठ भरी बातें सुन सुमन ने कहा, दीदी, ये बढ़िया है, माँ आपकी, माँ के गहने आपके, भाई आपका, उसके रुपए पैसे आपके, ये घर आपका, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं ही इस घर में पराई हूँ ना, जो पागलों की तरह दिन रात काम करती रहती हूँ, सबकी सेवा करती रहती हूँ। तो एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। सब लोग आपके हैं ना, आप सबकी सेवा आराम से कर लो, देख लो अपने भाई को, उनकी जरूरत को, अपनी माँ को, उनकी जरूरत को, इस घर को चला लो, इस घर का वंश आगे बढ़ा लेना, इस घर को मेरी क्या ही जरूरत है। कहते हुए सुमन अपने कमरे में चली गई। सारी औरतों को देख सावित्री जी पास में ही खड़ी शकुंतला काकी से बोली, देखा ना जीजी, देखा ना बहू को कैसे जबान चला के पूरे गांव के सामने सास ननद को बेइज्जत करके चली गई। शकुंतला काकी जो गांव की ही एक बूढ़ी महिला थी, धीरे से सावित्री जी के पास बैठते हुए बोली, देख सावित्री, बुरा मत मानना, मैं उम्र और तजुर्बे में दोनों में ही बड़ी हूँ। मुझे क्या, मोहल्ले की तो किसी भी औरत को बहू की गलती दिखाई नहीं दे रही है, सारी गलती तुम्हारी बेटी की है। सही तो कहा बहू ने, जब सब कुछ रश्मि का ही है, रश्मि सब चीजों पर अधिकार जमा कर बैठी है, बहू का मतलब उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है, भाई भी उसका, माँ भी उसकी, घर भी उसका, जब सब कुछ उसी का है तो देख ली यही सब, जरूरत क्या है बहू की। शकुंतला काकी की बात सुन सावित्री जी ने हैरानी से कहा, जीजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो सावित्री, मेरी बात ध्यान से सुनो, कड़वी होंगी लेकिन सच्चाई तो यही है, बहू जैसी भी है, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम तुम्हारा वही करती है, तुम्हारे घर की साफ सफाई बहू ही करती है, हर एक चीज को सहेज कर रखना, हर रीति रिवाज को लेकर चलना वही करती है, तुम्हारे वंश को आगे भी वही बढ़ा रही है, तुम्हारी गृहस्थी को उसने संभाला है। तुम बीमार भी होती हो तो तुम्हारे सर पर तेल भी बहू ही लगाती है, तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से आकर नहीं लगाती, तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से आकर तुम्हें चाय पानी खाना नाश्ता नहीं देती, जो भी करती जैसे भी करती बहू करती है। तुमने अपनी बेटी की शादी की, तुम्हारे बस में जितना था तुमने लेना देना किया, इसके बाद भी जब भी तुम्हारी बेटी आती है तुम कुछ ना कुछ देती ही रहती हो, कम से कम बहू के लिए भी तो कुछ बचा के रखो। अगर नहीं हो सकता तो बोलो अपनी बेटी को, रहे यहीं पर, संभाले तुम्हारी गृहस्थी, करे तुम्हारी सेवा, छोड़ दे अपने ससुराल को। हाँ सावित्री, शकुंतला जीजी सही कह रही हैं। तभी एक और औरत बोल पड़ी, सावित्री, सास का सहारा बहू ही होती है, बेटी नहीं। जब तुम्हारी बहू है तो ऐसे में हर चीज पर बेटी का हक जताना गलत है, और अगर हक जता ही रही है तो पूरी तरह से निभाए, छोड़ दे बहू को। सावित्री, बहू और बेटी में बैलेंस बनाकर चलना ये तुम्हारा काम है, तुम्हें बहू और बेटी के इशारे पर नहीं चलना है, खुद के दिमाग से चलना है। औरतों की बातें सुन सावित्री जी रश्मि से बोली, बेटा, बात तो सही है, अपनी भाभी की जगह तुम खुद को रख कर देखो, क्या तुम अपनी सास के सारे गहने अपनी हंसी खुशी से ननद को देने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारी नजरों में गलत होगी, और अगर नहीं तो तुम्हारी भाभी गलत नहीं होनी चाहिए। माँ की बात सुन रश्मि का चेहरा सफेद पड़ गया, उसे समझ में आ गया कि मामला अब उसके हाथ से निकल गया है। कहीं ना कहीं सावित्री जी को भी समझ में आ गया था कि हकीकत में बहू जैसी भी है, घर की जिम्मेदारी तो उसी के हाथ में होती है। बिना कुछ बोले सावित्री जी तुरंत ही बहनों का डब्बा उठाकर सुमन के कमरे की ओर चल पड़ी। रश्मि हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी, औरतों के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। सावित्री जी गहनों का डब्बा सुमन को देते हुए बोली, बहू, ये लो इस घर की अमानत, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे तुमने ये घर संभाला है
वैसे ही इन गहनों को भी तुम ही संभालो। अचानक से सास का बदला हुआ रूप देख सुमन हैरान थी। फिर भी मोहल्ले वालों के सामने उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप जाकर सास के साथ पूजा में बैठ गई। रश्मि भी मुंह बनाते हुए चुपचाप माँ के बगल में बैठी रही। आज उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी।